Namaskar, Sat Shri Akal, Adab, and whatever you feel connected with. Friends, in this video, we are going to discuss about Indo-Anglian literature. Friends, Indo-Anglian literature is also known as Indian writing in English and Indian English literature. दोस्तों, इंडो एंग्लियन लिटरेचर जिसे दूसरे शब्दों में इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश या इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है, आज इनके जॉनरास को, चाहे वह पोइट्री हो, नॉवेल हो या ड्रामा हो, इनके जॉनरास को तीन डिफरेंट फेजेस में या कहें तो तीन डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाता है। चाहे नॉवेल हो, ड्रामा हो या पोइट्री हो, इनके फर्स्ट फेज के स्टडीज के दौरान हम जान पाएंगे कि इनका बिगनिंग अर्थात डेवलपमेंट कैसे हुआ, अर्थात इन जॉनरास में लिखने वाले सबसे पहले इंडियन राइटर्स कौन थे, उनका वर्क्स क्या था और उनके वर्क्स का सब्जेक्ट मैटर क्या था। सेकेंड फेज, जिसे प्री इंडिपेंडेंस फेज के नाम से भी जाना जाता है, कि स्टडीज के दौरान हम जान पाएंगे कि आजादी से पहले ऐसे कौन से इंडियन राइटर्स थे जिन्होंने अपना वर्क्स इन जॉनरास में इंग्लिश में लिखना प्रारंभ किया और इन राइटर्स के वर्क्स क्या थे, इनके वर्क्स का सब्जेक्ट मैटर क्या था, अर्थात इनका थीम क्या था। थर्ड फेज, जिसे पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज के नाम से भी जाना जाता है, कि स्टडीज के दौरान हम जानेंगे कि वैसे कौन कौन से इंडियन राइटर्स थे जिन्होंने आजादी के बाद अपने वर्क्स को, अर्थात पोइट्री, नॉवेल या ड्रामा को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट किया और उनके वर्क्स का थीम क्या था, अर्थात उनके वर्क्स का सब्जेक्ट मैटर क्या था। Friends, original writing in English on Indian themes by Indian writers has been called Indo-Anglian literature by many critics. This is to say, इंडियन राइटर्स द्वारा इंडियन थीम्स पर अर्थात इंडियन सब्जेक्ट मैटर पर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए ओरिजिनल वर्क्स, चाहे वो पोइट्री हो, नॉवेल हो या ड्रामा हो, को बहुत सारे क्रिटिक्स ने इंडो एंग्लियन लिटरेचर या इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कहा है। दोस्तों, इंडो एंग्लियन ऑथर्स बाय बर्थ या बाय नेशनैलिटी इंडियंस होते हैं। फ्रेंड्स, डू यू नो हु कॉइन्ड द टर्म इंडो एंग्लियन? It was J.S. Cousins who coined the term Indo-Anglian in 1883. But there were actually many critics who didn't agree with this term because they thought the term Indo-Anglian suggests a relation between India and England and not a relation between Indian life and the English language. Hence, they, instead of calling Indian writing in English and Indo-Anglian literature, they called it Indian English literature. Friends, Indo-Anglian literature is now nearly 200 years old. It started shortly after the establishment of the East India Company as the rulers of the last part of India in 1809. C.B. Boria wrote an account of Jains in correct English. This seems to be first original book written in English by an Indian national. दोस्तों, आज इंडो एंग्लियन लिटरेचर अर्थात इंडियन इंग्लिश लिटरेचर 200 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत भारत में 1809 में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टैब्लिशमेंट के साथ ही हो गई थी। इंडियन राइटर सीबी बोरिया ने अपने वर्क एन अकाउंट ऑफ जेन्स को सबसे पहले करेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था और माना जाता है कि सीबी बोरिया का एन अकाउंट ऑफ जेन्स किसी इंडियन नेशनल के द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया फर्स्ट ओरिजिनल बुक है। फ्रेंड्स, हेनरी डी रोजियो पब्लिश्ड हिज volumes of poems in 1823 and Kasi Prasad Ghosh published his volumes of poems entitled The Sire and Other Poems in 1830. The poets are important not because they are great poets but because they wrote their poems many years before English was prescribed by the government as the medium of instruction in Indian schools and colleges. दोस्तों, आज इन poets को इम्पॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए नहीं कि ये महान पोइट्स हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इन पोइट्स ने उस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज में पोइट्री लिखना स्टार्ट किया जब गवर्नमेंट ने स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रिस्क्राइब तक भी नहीं किया था। Friends, the Indians started learning English language very enthusiastically. One reason was
the craze for government services, for which English education or the learning of English language was like a passport to them. But acquaintance with English language and literature broadened the outlook of students. English literature and the love for freedom opened their eyes to the miserable condition of their motherland. People started feeling that they must revolt against the foreign rule and liberate their country. They also developed a scientific and rational approach. Now, narrow religious, provincial, and caste prejudices were gradually shaken off. Although people in different parts of the country spoke their own languages, yet English became common language of India, and this made India one nation. The knowledge of English also enabled Indian students to learn science very easily, and this paved the way for entering into the modern age of science and technology. दोस्तों, इंडियंस ने अंग्रेजी भाषा सीखना बहुत उत्सुकता के साथ स्टार्ट कर दिया, जिसकी मुख्य वजह थी गवर्नमेंट सर्विस का क्रेज। और उन दिनों अंग्रेजी गवर्नमेंट सर्विस पाने के लिए एक पासपोर्ट की तरह थी, एक कुंजी की तरह थी। बट अंग्रेजी और साहित्य के साथ हुए परिचय ने इन भारतीयों का दुनिया के प्रति दृष्टिकोण को ही बदल दिया। अंग्रेजी साहित्य और स्वतंत्रता के प्रति प्रेम ने इन भारतीयों की भारत की दुर्दशा के प्रति आंखें खोल दी। अब इन भारतीयों को यह महसूस होने लगा कि इन्हें विदेशी ताकतें, विदेशी सरकार के खिलाफ लड़नी है और देश को, अपने भारत देश को आजाद कराना है। अब भारतीयों ने साइंटिफिक और रैशनल अप्रोच डेवलप करना प्रारंभ कर दिया, जिस वजह से भारत में क्षेत्रवाद, जातिवाद और धर्मवाद जैसी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो गई। इसके बावजूद कि भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं बोलते थे, अंग्रेजी एक जन भाषा हो गई और इस वजह से भारत अब छोटे छोटे प्रांत में ना रहकर एक राष्ट्र बन गया। दोस्तों, इंग्लिश एजुकेशन ने भारतीय छात्रों को साइंस सीखने और समझने में बहुत हद तक मदद किया और यही कारण है कि भारतीय छात्र मॉडर्न एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना कदम रख सके, अपना परचम लहरा पाए। Friends, this was all about Indo-Anglo literature, which is also known as Indian writing in English or Indian English literature. Friends, in next video, we will discuss Indian English poetry. I hope you enjoyed this video. Please do share my videos to support my work. For then, this is Hanswal Raj signing off and wish you a very good luck.